ओके, स्टार्ट करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्विंग और ये 2020 का सेट ए है। ठीक है, 2020 का सेट ए है। हमें 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 100 क्वेश्चंस के लिए कितने आवर मिलते हैं? 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे। और इस 100 क्वेश्चन में से कितने अटेंड करने हैं? ठीक है, देख, मैक्स टू मैक्स तुझे अगर 60 भी अटेंड करती है तो भी तेरा पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही तू क्वेश्चन को कम करेगी तुझे हर क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइमिंग मिल जाती है ना? हाँ, तो मिनिमम से मिनिमम देखना तो 60 क्वेश्चन अटेंड कर लेना, और 60 क्वेश्चन जैसे मैंने बोला है, जितना भी जीएस का पोर्शन हो पहले उसको अटेंड करना और उसके बाद करंट को देखना लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देख, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। करंट अफेयर से है, हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है, ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है। ये चीज दिमाग में आना चाहिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा ब्लैंक है, क्या पढ़ रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इंग्लिश का जो टर्म्स रहते हैं ना, उसको एकदम आराम से पढ़ना, ऐसा दिमाग में एकदम घबराहट नहीं, क्योंकि जब आराम से पढ़ेगी तो वो टर्म्स तेरे दिमाग में हिट करेंगे, और हिट करेंगे तो उसका मतलब भी समझ में आएगा। ठीक है, और कभी कभी जब मतलब न समझ में आए तो हिंदी वाला देख लेना, तो हिंदी वाला देखने से चक्कर आ जाता है उसमें इतना खतरनाक उसका ट्रांसलेशन रहता है वही बता रहा हूँ, हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत खतरनाक रहता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किससे था? ये करंट अफेयर से था। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर द मोर देन 3 मंथ, ये गलत था। ये 6 मंथ के लिए होता है। ठीक है, 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ। तो पहला जैसे ही गलत होता है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद कहता है कि स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा, ये बात सही है। न स्टेट न सेंटर किसी भी प्राइवेट कंपनियों से आधार का डेटा नहीं मांग सकती है। ठीक है, ताकि मिस यूज न किया जा सके। और जैसे ही दूसरा सही होता है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा। बता कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? पॉलिटी। और इसमें राज्यसभा हैज इक्वल पावर टू द लोकसभा, तो इसमें तू देखेगी तो ऑल इंडिया क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, नहीं, इसमें राज्यसभा को ज्यादा पावर है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि विद रेफरेंस टू द फंड अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी एलएडीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये करंट का टॉपिक था, करंट का टॉपिक। तो इसमें क्या कहता है कि एमपी एलडीएस फंड must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. ये बात सही है। कहता है कि specified portion of each MP's fund must be defined for SC/ST population, ये भी बात सही है। MP LADS फंड आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस, ये सही बात है। हर साल उन्हें क्या मिलता है? 5-5 करोड़ रुपया मिलता है। एमपी हो एमएलए हो, सबको हर साल 5-5 करोड़ रुपया मिलता है अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट ईयर, ये बात गलत है। ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे ही ऑप्शन तीसरा गलत होगा तो क्या होगा? ये गलत, ये गलत। ठीक है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा में। चौथा क्या कहता है कि द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ द वर्क अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरीवेयर। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होगी, जैसे कि डीएम वगैरह हो गए, तो उन लोग को देखना चाहिए कि एक साल में कम से कम 10% काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जितना काम सैंक्शन किया था तो वो क्या कर सकते हैं? उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी क्या है? सही है। ठीक है, तो डीएम ओम बनने के बाद जाके एमपी एमएलए का चेक करते रहना सर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। और पॉलिटी में इसमें अनटचेबिलिटी को कौन दिखाता है? तो राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हमें बताता है भैया कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है, सब समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 50 में जीपीएसपी में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 50 जीपीएसपी, तो ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
कहता है कि अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी करंट का था, तो करंट में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, मतलब उस वक्त के टॉपिक का है तो क्या है डिस्कशन। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। अब इसी से रिलेटेड पूछा है, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी की प्रोविजंस ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में ये बात कही हुई थी, भैया वो बजट के साथ साथ और भी चीजों को कैरी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड बाय, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन है, तो क्या कौन सा स्टेटमेंट उसमें एकदम फेवरेट रहेगा, ठीक है, लॉजिकल रहेगा। तो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर नहीं, विधानमंडल के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट नहीं, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट हाँ। अगर ये गवर्नमेंट किसी के दायरे में रह के काम करेगी तो दायरा किसका होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट को लिमिट कौन लगाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, आठवां चलते हैं। अदर अदर देन द फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देख ये भी क्या था, करंट से था, ठीक है, ये भी करंट से था। ठीक है, अगर इसको तुझे पढ़ा रहेगा तो ही याद रहेगा इसमें, लेकिन इसमें क्या था कि देख क्या क्या कहा है कि अदर देन द फंडामेंटल राइट, इस ह्यूमन जो राइट डिक्लेरेशन है ना, UDHR, UDHR, इसमें चारों चीजें इंक्लूडेड है। एक तो फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके अंदर अब ये डॉक्यूमेंट है, इसको खोल करके पढ़ेगी कभी तो उसमें समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, इससे ज्यादा लोड नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। देख लीगल सर्विस, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना तो हमारे डीपीएससी में लिखा हुआ है, मैंने बताया भी था कि हमें लीगल फ्री लीगल एड दिया जाता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि ऐसे पर्सन विथ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, जिनका सालाना कमाई 1 लाख से कम है, उन्हें फ्री लीगल एड दिया जाता है। ठीक है, उन्हें फ्री लीगल एड दिया जाता है। और इसे ट्रांसजेंडर विथ एन एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, इन दोनों को क्या दिया जाता है, फ्री लीगल एड दिया जाता है। बाकी ये सब उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तो लिखा ऑल सीनियर सिटीजन, तो ऐसी बात नहीं है, और अदर ओबीसी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये भी करंट से ही है, अगर किसी को पता रहेगा तो मार दे सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसमें कहता है कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन, और यहाँ दिया सब्जेक्ट हेल्थ हेल्थ केयर ऑफ द पीपल। ठीक है, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, तो ये बात सही है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1971 में हुआ था कजाकिस्तान में, फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द पीपल को इसमें बात कही गई थी। हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन में कह रहा है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के बारे में, तो नहीं, हेग कन्वेंशन में बायोलॉजिकल केमिकल वेपन नहीं। बच्चों के अपहरण, इंटरनेशनली जो बच्चों का क्या किया जाता है, तस्करी की जाती है ना, उनके बारे में बात किया गया था हेग कन्वेंशन में। और कहता है कि तालानुमा डायलॉग, तालानुमा डायलॉग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो ये बात सही है। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ये बात सही है। और अंडर टू कोलिशन चाइल्ड राइट, चाइल्ड राइट नहीं, ये ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं उनसे रिलेटेड था, जिसमें दूसरा और तीसरा गलत है, सही क्या है, पहला और तीसरा। ठीक है, 1 एंड 3, दूसरा चौथा गलत था, पहला तीसरा। ठीक है, आगे चला, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इज, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इज वन इन विच कहता है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम पार्लियामेंट का गवर्नमेंट कहेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी, हो सकता है कोई एक ही पार्टी हो उसके द्वारा वही पूरे पूरे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हो,
मतलब होती है ना मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बन जाए किसी एक पार्टी की, जैसे बीजेपी की, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी होने देंगे। दूसरा कहता है कि दूसरा कहता है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई। ये बात सही है कि मैंने बताया था कि जितने भी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, जो मतलब कि लोकसभा के जितने भी मेंबर है, वो सारे के सारे किसके अधीनस्थ हैं। तो अगर हम देखें ग्रुप वाइज पूरे के पूरे, तो पार्लियामेंट के, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के, है ना। अपना रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को इंडिविजुअली जाकर के देते हैं, बताते हैं, प्रेसिडेंट उसे इंडिविजुअली बात करता है। और इसमें कहा है कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट के द्वारा गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, ठीक है, आंसर बी। आगे भी पढ़ना पढ़ लेते। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। क्या हम लोग गवर्नमेंट को हटाते हैं? नहीं, वहां तो लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है ना, तो पार्लियामेंट ही हटाती है। उसके बाद द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 5th ईयर। क्या ऐसा होता है कि 5 साल से पहले गवर्नमेंट को नहीं हटाया जा सकता? तो हटाया जा सकता है, तो गलत है, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है? सही है। उसके बाद कहता है कि 12वें में कहता है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे किससे हैं? पॉलिटी के हैं, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इन द आइडियल वेलफेयर स्टेट। इससे सस्ता और चीप क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहीं? नहीं। तो वेलफेयर स्टेट की बात किसने कहा है? डीपीएसपी, स्टेट पॉलिसी में बात करता है डीपीएसपी में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आता है आर्टिकल 13 पे कहता है कि consider the following statement. The Constitution of India defines its basic structure. ठीक है, Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. ठीक है, ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। The Constitution of India defines its basic structure. ठीक है, क्या Constitution of India मतलब कि जो भारत का संविधान है वो डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को? तो नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को वो डिफाइन नहीं करता है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहली बार जो कि बात हुई थी वो तेरा कौन सा, केशवानंद भारती केस में, ठीक है, केशवानंद भारती केस में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। केशवानंद भारती केस में हमें देखने को मिला था कि भारत का जो संविधान है उसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि होने चाहिए जिसे गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। जैसे हमारा ये फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट कभी भी फंडामेंटल राइट को रिमूव नहीं करेगी, हमेशा ऐसा कानून बनाएगी कि फंडामेंटल राइट और मजबूत हो, है ना। हाँ, तो इसमें ये बात का है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और बचेगा क्या? ओनली टू। अच्छा, दूसरा वाला पढ़ लेता हूँ एक बार, दूसरा वाला क्या है, मैंने दूसरा पढ़ा नहीं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू नहीं, ऐसा तो सेफ गार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी के लिए नहीं है ऐसा कहीं, ठीक है। सिटीजन्स लिबर्टी टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें हो जाएगा क्या? ना तो 1 ना तो 2, ठीक है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, ठीक है, गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों ही क्या करते थे? इन दोनों का ही जो लगाव था वो था एक ऐसी सोसाइटी जिस पर किसी का अधिकार ना हो, जैसे गांव, ठीक है, गांव। तो इसमें यही है, फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है, फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। बाकी और तीनों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। गांधी का भी यही मानना था कि गांव को क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए, ठीक है। गांव में जैसे लोग रूल करते हैं तो लोगों का गवर्नमेंट होना चाहिए। वैसे ही मार्क्सिज्म जो विचारधारा है उसका भी कहना था, कार्ल मार्क्स का भी यही कहना था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लोगों की होनी चाहिए, उनके ऊपर किसी दूसरे का क्या अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? अगर तू आईएएस बनेगी तो आईएएस बन के तुझे क्या तू नियम कानून बनाएगी या बनाएगी नियम कानून को इम्प्लीमेंट करवाएगी? बस बनाएंगे नियम कानून को इम्प्लीमेंट। तो ऑप्शन डी पढ़ ले, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। बाकी अगर पढ़ना रहेगा तो पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि यही क्या करा है, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्यूरोक्रेसी का? बने हुए नियम कानून को इम्प्लीमेंट करवाना। तो एक क्या है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सारी की सारी क्या, एक एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के द्वारा जो बनाएगी पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन ए कहता है कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, गलत है, इसका लीगल इफेक्ट है। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी गलत हो गया। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, नहीं, वैसा ही नहीं है जैसे दूसरे का है। इसका इंडिविजुअली तौर पर अगर देखेगी, एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट, ठीक है। मतलब कि इस प्रियम्बल का दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रियम्बल का, हाँ, सबका अपना 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 वो एक बोलते हैं ना कि जैसे आईएएस का अपना ओहदा होता है, आईपीएस का अपना ओहदा होता है, तो सबका अपना 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 क्या है, एक क्या कहते हैं उस चीज को यार, प्रभाव रहता है, ठीक है। प्रियम्बल का अपना अलग प्रभाव है, फंडामेंटल राइट का अपना अलग प्रभाव है, ठीक है। आर्टिकल 32 का अपना अलग प्रभाव है, बात समझे। तो फंडामेंटल राइट को प्रियम्बल के साथ मर्ज नहीं कर सकती है कि हाँ अगर फंडामेंटल राइट में कुछ हुआ तो प्रियम्बल में कुछ हो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा बात करता है, तो ऑप्शन डी चाहिए। उसके बाद आते हैं 17, 17 में भी क्या था, करंट अफेयर से था, ठीक है, करंट अफेयर से। तो गोल्ड ट्रेंच, गोल्ड ट्रेंच के बारे में बात किया गया था, वो आईएमएफ में है, ठीक है। आईएमएफ आईएमएफ के जितने भी मेंबर होते हैं उन्हें कुछ रिजर्व को रखना पड़ता है जो इमरजेंसी के टाइम में काम आ सके, ठीक है। तो 17 का आंसर डी, ठीक है। तो करंट अफेयर वाला डिस्कशन का टॉपिक नहीं रहता है। 18 की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 मतलब, पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देख रही है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, पार्ट 3 पार्ट 4, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पार्ट 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसके बाद पार्लियामेंट वाला सिस्टम देख रहा है तूने, सारा का सारा पार्लियामेंट से पूछा है, ठीक है। तो पार्ट 6 जो यूनियन गवर्नमेंट है अपना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, 6 तो स्टेट अपना ये स्टेट गवर्नमेंट है। पार्ट 5, क्योंकि पार्ट 5 पढ़ेगी तो 6 ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना वापस से, नहीं तो फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, तो पार्ट 4 के रेफरेंस में कह रहा है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है, दे शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। क्या हम लोग डीपीएसपी को कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करवा सकते हैं? पहले गलत हो गया, और जब पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दे शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, सही बात है, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, दूसरा सही है। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस्ड द मेकिंग लॉ बाय द स्टेट, ठीक है। तो सही बात है कि इसमें जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड क्या स्टेट क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है, ठीक है। उससे रिलेटेड नियम कानून बना सकती है, तो ये दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 19 चलते हैं, 19 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पॉलिटी पॉलिटी बनाया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू द वोट, यानी कि 18 साल से ऊपर है, can be made a minister in a state for 6 months even if he is not a member of legislature of the state। मैंने बताया था कि किसी भी इंसान को जो मेंबर नहीं है एमपी, चाहे वो पार्लियामेंट का, मतलब कि चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सेंटर में,
या फिर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका मेंबर नहीं है, फिर भी वो कम से कम 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है ना? बता रहा कि नहीं? जैसे यहाँ पर उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे का एग्जाम्पल दिया था, मैंने बताया था कि वो वहां से हार गया था और उसका मेंबर भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मिनिस्टर बनाया गया था। तो वही बात है, इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। अब वो एलिजिबल टू वोट है तो मतलब वो 18 साल से ऊपर होगा, 18 साल से ऊपर। देख, इसमें कई बार ना ऐसा विवाद आता है कि इसमें कह रहा है कि एलिजिबल टू वोट मतलब वो 18 साल का है, तो ये 18 साल का है तो उसे लोकसभा में अगर बनना रहेगा या राज्यसभा में बनना रहेगा तो लोकसभा के लिए 24 साल होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए। और यही सेम सिनेरियो है विधानसभा और विधान परिषद के लिए। लेकिन इसमें कहीं ये लिखा नहीं है कि कोई जो पर्सन है वो वो 24 साल से कम है या 30 साल से कम है। 18 साल से ऊपर है मतलब वो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है 30 साल का हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, है? तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 क्या है, सही होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही होना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये दूसरा क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अ पर्सन कन्विक्टेड of a criminal offense is and sentenced to imprison for the 5 year is permanently disqualified। तो परमानेंटली नहीं, 6 साल के लिए इसके ऊपर बैन लग जाता है। ये 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है अगर किसी को 2 साल से अधिक की जेल हुई हो तो। ठीक है, किसी को अगर 2 साल से अधिक की जेल हुई है तो वो आने वाले 6 रिलीज के बाद 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, जैसे लालू यादव को देख कितने साल के लिए थे, कभी अभी तक सुना तूने कि बिहार से उन्होंने पर्चा वर्चा भरा है? नहीं, तो 6 साल तक नहीं लड़ सकते। लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि अगर 5 साल की जेल होगी तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 क्या हो गया, गलत। अगर ऑप्शन 2 गलत हो गया तो देख, होना ऑप्शन 1 तो सही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर जैसे कि कुछ लोग अगर ये तर्क देंगे कि ये 18 साल के ऊपर है लेकिन लोकसभा राज्यसभा के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक था, पता नहीं यूपीएससी को क्या माने क्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे कहता है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक फिट। ये तो बात सही है भैया, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जहाँ बैठ गया वही क्या हो जाएगा, जहाँ बैठ गया वही समझ ले पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर वो बुला सकता है समन। और वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहाँ बैठ गया वो क्या हो जाएगा, वही उसका कोर्ट हो जाएगा। मैंने ये बात तो बताई थी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेसेस वेयर ही थिंक्स फिट। तो ये बात सही है। अगर पहला सही है तो ये नहीं होगा। ठीक है, और ओनली 2 नहीं होगा। अब बचा एक और ए और सी में। ए और सी में दूसरा पढ़ लेते क्या कहता है कि दूसरा कह रहा है, नहीं तीसरा ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ए और सी में क्या बाकी है, ये जो है तीन कॉमन है ना, मतलब इसमें 3 कॉमन, इसमें एक तो सही है, तीसरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। तीसरा कहता है कि देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज। ठीक है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज। ठीक है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज। अब देख, ये बात सही है कि पार्लियामेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भैया तुम एक साल में 3 बार मिलोगे या 2 ही बार मिलोगे या 4 ही बार मिलोगे। ये पार्लियामेंट वालों ने खाली क्या कर दिया, अपना खुद से नियम बना दिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, पार्लियामेंट वालों ने अपना खुद से ऐसा नियम बना दिया कि हम लोग 3 सेशन करेंगे। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 3 ही सेशन करना है। खाली क्या लिखा है कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, है ना, 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगर ये सही है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इतना आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, तो 21 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देख, एंशियंट हिस्ट्री से कभी कभी क्या होता है, वो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का मीनिंग पूछ लेता है। ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग पूछता है, या कभी कभी जो कि टॉपिक उठाकर पूछता है। तो इस वाले 2020 में ना तो मीनिंग बहुत भर भर के पूछा था एंशियंट हिस्ट्री से।
ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से मीनिंग भर भर के पूछा था। तो देख इसमें क्या कर रहा है बताओ। औरंग, औरंग क्या था, क्या ये इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ स्टेट था, मतलब खजाने का इंचार्ज था, तो औरंग। अभी मैं बताता हूँ। फिर कहता है बनिया, बनिया आज के समय में हम लोग बनिया किसको कहते हैं, गुप्ता, ठीक है, बनिया। ये बनिया क्या करते हैं, ज्यादातर ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बात सही था बनिया। और मिरासीदार, मिरासीदार, ठीक है, मिरासीदार। अगर अच्छा तुझे दूसरा सही हो गया, दूसरा सही हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है। फिर मिरासीदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, ये भी बात सही था, ठीक है, ये भी बात सही था। मिरासीदार क्या था कि स्टेट को ले जाकर के जो पैसे देगा सारा का सारा कलेक्ट करके, एक बंदा रहेगा जो ब्रिटिश इंडिया को या कंपनी को ले जाके पैसा देगा, उसे मिरासीदार कहा जाता था, ठीक है, उसे मिरासीदार। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का है तो वहां पर वो तो आएंगे नहीं ब्रिटिश इंडिया, बट मैं तुझे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया ने कहा कि अच्छा चलो यूपी का ये जो कोई पर्टिकुलर जिला है जौनपुर जिला, और यहाँ से पूरा का पूरा जो रेवेन्यू रहेगा वो कलेक्ट करके कोई एक पर्सन लेकर के आएगा मुझे देगा, ठीक है। तो वैसे ही मिरासीदार हुआ करते थे, जो क्या करते थे, स्टेट को ले जाकर के क्या कलेक्ट करते थे, पैसा कलेक्ट करके दिया करते थे। तो जो औरंग हुआ करता था ना, औरंग, औरंग वेयर हाउस हुआ करता था, वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब सामान रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे सामान रखते हैं। तो पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ से ये सब ना एकदम रट लेना, याद कर लेना, हो सकता है कभी पूछ ले वापस से। अब पता नहीं, मतलब अगर ये जो वर्डिंग्स है, अगर वर्डिंग्स याद रहेंगे, ठीक है, तो एलिमिनेट तो कर सकेगी ना। हाँ, एलिमिनेशन के लिए काम आएंगे। जैसे बनिया, बस मुझे याद था कि अच्छा हाँ बनिया ऐसा होते हैं, है बनिया। तो वहां लिखा हुआ है कि एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हो सकता है क्योंकि ये बनिया लोग बहुत बनियागिरी करते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो वैसे बाईसवां, बाईसवां क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिलीजियस हिस्ट्री। देखिए ये सब छोड़ने वाला चीज था, ठीक है, इसको अगर अवॉइड कर देती तो कोई दिक्कत नहीं था। कहता है कि थावीरा वादिन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, नहीं ये ही न्यान से था, ही न्यान, ही न्यान, ठीक है, ही न्यान। तो इसको छोड़ देने का मतलब, ये छोड़ने वाला टॉपिक है, इसको भी मैं करवा देता। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 अवॉइडेबल था, क्योंकि इसको मैं बता देता हूँ इसमें क्या कह रहा है कि थावीरा वादिन बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म, नहीं ये ही न्यान से थे, ही न्यान, ठीक है, ही न्यान। तो जैसे पहला गलत होता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बचेगा दो और तीन। इसमें कहता है कि दूसरा कहता है लोको तारा वदिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। और तीसरा जैसे ही दूसरा सही होता है, आंसर क्या बन जाएगा, बी, ठीक है, दो एंड तीन ओनली। उसके बाद देखते हैं 23, 23 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब क्या कर रहा है कि 19th सेंचुरी, सॉरी 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी मतलब 1850 के आसपास की बात कर रहा है, ठीक है, 1850 की बात कर रहा है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रून्ड, यही बात सही है एक्चुअली में, ठीक है। और बाकी पढ़ना पढ़ ले। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, तो भैया अगर भारत में मशीन आ जाता तो भारत से ये लोग रॉ मटेरियल को इंग्लैंड क्यों ले जाते हैं, सुविधा नहीं। रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, 1853 के बाद में जो कि पहली जो की रेलवे लाइन बिछाई गई थी मुंबई ठाणे के बीच में 1853 में, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। हाँ, और यहाँ बोला मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ऐसी है नहीं, बस दो ही जगह
एक तो मुंबई से ठाणे का आया था, और उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी, वो भी बहुत बाद में चलाई गई थी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। बताओ, यहाँ से अगर ब्रिटिशर्स कुछ बनाते हैं तो वो अपने ही कपड़ों पर हैवी ड्यूटी इम्पोज करते हैं? नहीं, तो ये भी गलत है। आंसर क्या है? ए। ठीक है, आते हैं 24 पर। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए क्रोनोलॉजिकल है, अब इसमें डेट याद रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है डेट वाले। ठीक है, बाकी डेट याद रहेगा तो हो सकता है, फिर भी मैं बताता हूँ। प्रतिहार किंग, ठीक है, प्रतिहार जो आए थे ये 830 से 85 के आसपास वाले एरिया में थे समय में। 830 से 85, 885 बीसी के आसपास में थे। फिर उसके बाद जो पल्लव वगैरह थे, पल्लव पल्लव का देखेंगे तो 600 से 630, यानी 600 याद रखना। ठीक है, सीधा 600, तो इसको 800 याद रखना। उसके बाद चोला, चोला की बात करें तो चोला 900 के आसपास में थे। ठीक है, 900 में। और पाल डायनेस्टी जो थी 700 के आसपास में। ठीक है, 700 में। तो अब ये पूरा का डेट नहीं याद रखना, खाली हमको जिससे पता चले। ठीक है, अब इससे एक क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि अच्छा, इसमें कहा है कि अर्लीस्ट टाइम में, यानी कि पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, कौन हुआ, मतलब कि 6, 7, 8, 9 ऐसे हमको क्या करना है, सजाना है। ठीक है, लगाना है 6, 7, 8, 9। तो 6 2 है, 2 से शुरू होने वाला या तो ये है या तो ये है, इसमें 2, और उसके बाद 6 के बाद 7 कौन सा है, 4, तो 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, 25 पर कटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिफाइन द नेचर ऑफ द हुंडी। हुंडी, ठीक है, देख ये भी एक वर्ड है, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो हुंडी का मतलब पूछा है यहाँ पर, जनरली रेफर टू इन द सोर्स ऑफ पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड में। तो सीधे सीधे बता देता हूँ, हुंडी जो हुआ करते थे, हुंडी ये एक्चुअली में एक बिल एक्सचेंज हुआ करता था। ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं होते, ठीक है पैसे बाद में दे देना, हाँ यूज करके, वैसे ही हुंडी हुआ करता था कि तुम सामान लेकर के जाओ, और वो हुंडी अगर तुम्हारे पास रहेगा तो उसको दिखा करके तुम उसका जो पेमेंट रहेगा वो बाद में कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं 26 की तरफ। कहता कि विद रेफरेंस टू द बुक, देख, द शेर कथा रिटन बाय द शंकरम गणेश देवसकर। अच्छा बता, नाम से क्या लग रहा है ये बंदा कौन से एरिया का होगा? शंकरम गणेश देवसकर। गणेश गणपति की सबसे ज्यादा चर्चा कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, पहले नाम से याद रखना चाहिए, महाराष्ट्र के थे। ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद कह रहा है कि विद फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट पढ़ ले। इट वॉर्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। इट इज इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग। नहीं पता है कोई बात नहीं। तीसरा पढ़ते हैं, द यूज ऑफ देश बाई देवसकर वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेस्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल। अगर कोई इंसान महाराष्ट्र से है और कोई किताब लिख रहा है तो वो क्या सिर्फ बंगाल के लिए रहेगा? नहीं, हो सकता है महाराष्ट्र के लिए हो, या हो सकता है पूरे भारत के लिए हो, और फ्रीडम फाइटर है कोई तो पूरे भारत के रिस्पेक्ट में ही लिखेगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि स्पेसिफिक कंटेस्ट इन द रीजन ऑफ बंगाल, तीसरा गलत। और जैसे ही तीसरा गलत हुआ, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये सही। ठीक है, हाँ, आते हैं 27 पर। 27 में देख, बहुत अभी हम लोग इसको पढ़ के खत्म किए हैं, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें कहता है कि इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात सही है, और पहला सही होता है तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, सीडी चला जाएगा, बचेगा ए और बी में। दूसरा पढ़ लेते हैं, विड्रॉल ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट इन द कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशंस फॉर द इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसेस। ठीक है, मतलब कि पुलिस ने जो भी जाति करी है, गांधी जी कहते हैं कि उसको उसकी जांच होनी चाहिए, फिर उन्होंने बोला है नहीं होगी। ठीक है, गांधी बोले जांच होनी चाहिए, इरविन बोलते हैं नहीं होगी। तो
यानी गांधी जी की बात को एक्सेप्ट किया गया, नहीं किया गया। ठीक है, गांधी जी की बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। चौथा पढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विथ वायलेंस, ये बात सही था। ठीक है, और इसी में गांधी का ब्लंडर हो गया था, उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट उनको करवाना चाहिए था कि सबको छोड़ो, जो चार्ज विथ वायलेंस है उनको भी और जो नहीं है उनको भी। तो ये बात तो सही था। अगर पहला और चौथा सही होता है तो तुझे अगर तीसरा दूसरा नहीं भी पता था तो तू ऑप्शन किसको मारेगी? एक, दो और चार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें से कुछ भी बातें अगर थोड़ा पता रहेगी तो यहाँ चल जाएगा। 28 की तरफ चलते हैं। कहता है कि विटल विध्वंसक, वाइटल विध्वंसक। ठीक है, वाइटल विध्वंसक, वाइटल विध्वंसक मतलब बड़ा धमाका समझ ले। द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय, अगर ये भी अवॉइडेबल क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आएगा गोपाल बाबा वालंगर। ठीक है, ये बहुत डीप नॉलेज रहेगा तभी पता चल जाएगा, क्योंकि हर किसी शख्सियत के बारे में पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है हिस्ट्री में, है कि नहीं, इन्होंने क्या किताब लिखी क्या नहीं लिखी। अरे जितना है वही सबके बारे में याद रहे वही बहुत है, तो ये सब छोड़ने लायक क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। 29 चलते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म, देखिए अभी फिर से टर्म पूछा है, उल्ल्या, क्या उल्ला, उल्ला नहीं, उल्या वापा और द्रोणा वापा डिनोट। तो कुल्या वापा और जो द्रोणा वापा था ये मेजरमेंट ऑफ लैंड के यूनिट्स थे। ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम में इसका इस्तेमाल होता था, कुल्या वापा और द्रोणा वापा। ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम में क्या इस्तेमाल होता था इसका? लैंड मेजरमेंट के लिए। जिस ये बात समझे क्या, कुल्या वापा और द्रोणा वापा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। इस पर कहता है हु अमोंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, और जैसे ही इंस्क्रिप्शन की बात आती है तुझे पता है आंख बंद करके मानना अशोक को। एक सेकेंड का क्वेश्चन था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी रहता है ताकि लोगों का दिल न बैठे। 31 31 कहता है 31, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिता, परमिता। ठीक है, परमिता, ये भी छोड़ने लायक क्वेश्चन था, इसको भी छोड़ सकते थे। ठीक है, तो देख परमिता की अगर बात करते हैं तो परमिता का मतलब होता है परफेक्शन, हु अटेंड लेड टू द बोधिसत्व पाथ। ठीक है, परमिता मतलब परफेक्शंस, परफेक्शंस whose attainment led to the bodhisattva path, मतलब वैसे कुछ चीजें जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमें बोधि जो इनलाइटमेंट होती है वो मिल सकती है। ठीक है, हाँ, तो वही होता था परमितास। ये भी बुद्धिज्म से ही पूछा है लेकिन डीप नॉलेज एकदम खपोर खपोर के पूछा है, अंदर घुस घुस के। बात समझ में? ओके, आगे चलते हैं। 32 पर 32 कहता है इन द कंटेस्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री रखमाबाई केस। अब ये जब करंट में एक्चुअली में चल रहा था तो उससे रिलेटेड था। रखमाबाई केस इन द 1884 रिवॉल्व अराउंड वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन, इससे नहीं था जबकि वो एज ऑफ कंसेंट से था, मतलब कि मैरिज एज के लिए वुमेन्स की सहमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर रेस्टिट्यूशन टू द कॉन्जुगल राइट्स, यानी दाम्पत्य जो जीवन होता है उसमें क्या अधिकार होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, उससे रिलेटेड था। तो इसका आंसर था 2 और 3 ओनली, 2 और 3 ओनली। आर्टिकल 33 कहते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इंडिगो कल्टीवेशन इन द इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। अब इसका तो केस कई बार पढ़ा चुका हूँ, नीले जमींदारों के खिलाफ क्यों हुआ था। ठीक है, तो सेम वही है कि भैया इंडिगो जो नील की खेती थी भारत में अंग्रेज बुआना कम कर दिए थे, क्यों बता? आर्टिफिशियल नील की खोज हो चुकी थी, तो इसमें देख ले कहीं आर्टिफिशियल वो मतलब कि खोज वाला चीज कहीं लिखा हुआ है? इन्वेंशन, इन्वेंशन लिखा है, न्यू इन्वेंशन, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 34 34 की बात करता है कि वेलेजली स्टेब्लिश द फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम जिसमें जा करके
उसने 123 लोगों को, सिराजुद्दौला ने 123 लोगों को पकड़ लिया था, 146 लोगों को, जिसको एक ही काल कोठरी में बंद कर दिया और 123 लोग मर गए और सिर्फ 23 लोग बचे हुए थे, वही फोर्ट विलियम। ठीक है, तो विलेजली स्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। क्यों? तो मैंने बताया था कि वो इसलिए वहां पर बनाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, जो अंग्रेज हैं वो भारत में आए और वहां अंग्रेजों को भारत की संस्कृति और भारतीयों से कैसे डील करना है उसके बारे में उनको शिक्षा दिया जा सके। ठीक है, तो ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया, इसलिए कॉलेज खोला था, भारतीयों को पढ़ाने के लिए नहीं, अंग्रेजों को पढ़ाने के लिए। 35 विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री इन इंडिया, उलगुलन, फिर देख उसका मतलब पूछा है, और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब ऐसे उल्टे सीधे नाम आए ना, देख लेना कहीं कोई ट्राइबल है क्या। ठीक है, बिरसा मुंडा रिवोल्ट से रिलेटेड है, 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, उलगुलन और जो ग्रेट ट्रम्प, जिसको बोलते हैं ग्रेट ट्रम्प, टुमुल्ट, ग्रेट टुमुल्ट, ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट से रिलेटेड है। 36 पे चलते हैं, कहता है विद रेफरेंस टू द स्कॉलर और लिटरेचर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग, नहीं, पाणिनि एसोसिएटेड नहीं थे, पुष्यमित्र शुंग के साथ एसोसिएटेड थे ये पतंजलि। ठीक है, पतंजलि एसोसिएटेड थे, पतंजलि। ठीक है, अगर पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचता है 2 और 3, तो इसमें दूसरा तीसरा सही है कि अमर संहिता, अमर सिम, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, तो ये बात सही है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ना ना बिल्कुल नहीं है, अमर सिंह एसोसिएटेड नहीं थे, अमर सिंह नहीं थे, अमर सिंह नहीं थे, ये एक से हर्षवर्धन से नहीं थे, ये शायद से चंद्रगुप्त द्वितीय से थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड थे, उनके नवरत्नों में से एक थे, वहां उनके पास भी नवरत्न हुआ करते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास विक्रमादित्य जिसका नाम पड़ा था। क्या स्टोरी पता है कि नहीं? हाँ, अपनी भौजी से बियाह कर लेता है, हाँ, तो वही, तो उसके दरबार में रहते थे, और ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, और दूसरा गलत हो जाएगा तो ये गलत और ये ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, आगे आते हैं 37। 37 में है कि इन द कंटेस्ट ऑफ द रिसेंट एडवांस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन, तो कहता है कि इन द कंटेस्ट ऑफ द रिसेंट एडवांस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज फॉर। तो साइंस वाले सेक्शन में याद रखना, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का जो इस्तेमाल होता था वो होता था प्रिवेंशन ऑफ द माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, साइंस 38 में आते हैं विद with the present state of development artificial intelligence can be effectively do which of the following। artificial intelligence बहुत सारे कामों को कर सकता है, ठीक है, लेकिन अभी उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसमें से पढ़ लेते हैं। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नेचुरल यूनिट कर सकता है, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, तो नहीं, क्योंकि जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं जैसे दर्द भरे गाने, ये इंसान महसूस करके और फील करके लिखता है। कोई भी रोमांटिक सॉन्ग हो गया, सैड मतलब सॉन्ग हो गया, तो इंसान के दर्द की कहानी होती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना भी नहीं डेवलप है कि वो महसूस करे। अगर जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महसूस करना शुरू हो गया तो समझ ले वो रोबोट, रोबोट वाली कहानी शुरू हो जाएगी, और फिर सना 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 ठीक है, रोबोट देखा है कि नहीं? हाँ, तो वैसे हो जाए, तो ये काम को नहीं कर सकता था। ये डिजीज डायग्नोसिस कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन कर सकता है, वायरलेस ट्रांसमिशन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं कर सकता। अरे वायरलेस ट्रांसमिशन आज भी अभी इंसान नहीं कर पाया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से कर लेगा? मतलब कि कहने का मतलब है तेरे घर में बल्ब जलेगा बिना वायर के, ठीक है, वायरलेस ट्रांसमिशन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें दूसरा और पांचवा निकाल दे, बाकी क्या बचा? पांचवा ये गया, पांचवा ये गया, पांचवा ये गया, तो बचेगा 1, 3 और 4। 39 में इस पर काम चल रहा है, पता है, जो वायरलेस ट्रांसमिशन है इस पर काम चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है अभी तक वो स्टेबल हो पाया है जो इस नॉर्मल टेम्परेचर पर काम कर सके। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर
अगर वो प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा तो ऐसा रहेगा, फिर वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट वायरलेस मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो पाएगा। हाँ, चल आगे आते हैं 39 पर। विद रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन वीएलसी टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780 नैनोमीटर। अगर नहीं पता है तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है? अगर नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं, तो मुझे तो अभी तुझे मैंने वो नहीं पढ़ाया साइंस, तो कोई बात नहीं। VLC इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस। इसको बस इतना याद है, लॉन्ग रेंज नहीं, मीडियम रेंज होता है, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ तुझे यहाँ से लाइट मारना है, तो क्या तेरा लाइट तेरे रूम को क्रॉस करके दूसरे रूम तक चला जाएगा? नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही होता है कि हम लोग ने इस ऐसे एक प्रोजेक्ट पे काम किया है। जैसे हम लोग का MSc का जो प्रोजेक्ट था वो वो इसके ऊपर था। जैसे हम लोग वाईफाई यूज करते हैं ना, तो हम लोग का प्रोजेक्ट था लाइव फाई, यानी लाइट से वाईफाई, ठीक है? लाइट से वाईफाई, तो हम लोग डेटा ट्रांसफर करते थे लाइट के जरिए। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, और इसमें क्या होता है कि डेटा टेराबाइट में ट्रांसफर होता है, टेराबाइट में एकदम, ठीक है? अभी जैसे हम लोग को MBPS में मिलता है ना, मेगाबाइट में, उसमें डेटा टेराबाइट में ट्रांसफर होता है। स्पीड एकदम भयानक होती है, ठीक है, लाइफ फाई से। तो हाँ, हुआ था ना। हाँ, ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद ये जैसे ही दूसरा ऑप्शन गलत होता है तो यहाँ से सब एलिमिनेट कर दो और बचता है ओनली सी, 1 3 एंड 4, ठीक है, 1 3 एंड 4, ठीक है? तो देखो इसमें लिखा है VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। ओके, तो ये क्वेश्चन कहाँ गया? 39 का समझ में आ गया। आते हैं 40। 40 कहता है कि विद रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मामले में, ये भी करंट से और साइंस एंड टेक का ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इट इज द पब्लिक लेंडर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। ये बात सही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? क्रिप्टो करेंसी जिस पे काम करता है ना, उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी में पैसा, मतलब कि बिटकॉइन को तू एक इंसान दूसरे से खरीद सकता है, लेकिन किसी को बारे में उसके बारे में किसी तीसरे को पता ही नहीं चलता है, ठीक है? जैसे अगर बैंक में तू पैसा ट्रांसफर करेगी तो गवर्नमेंट को दिखाई देगा ना कि हाँ हाँ, ये सुष्मिता नाम की लड़की ने और SBI बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है कि नहीं? तो लेकिन क्रिप्टो करेंसी खरीदेगी तो बैंक को घंटा नहीं पता चलेगा कि तूने क्रिप्टो करेंसी खरीदा है या नहीं खरीदा है, ठीक है? तो ऐसे ही है, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। कोई एक सिंगल यूजर नहीं है जो इसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? उसके बाद होता है the structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only। नहीं, खाली क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है, बहुत सारी चीजों के बारे में होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है, तो बचता है सीधा A एंड D। मतलब कि तीसरा पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन। सही बात है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मतलब इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर D, 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं 41 फटाक से करते हैं, 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे इसमें। विद रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी। ये बात सही है। कार्बन नैनो ट्यूब मतलब कि एकदम छोटे छोटे पार्टिकल। कभी कभी मूवीज में तूने देखा होगा, कौन सी मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज में, कि उनके अंदर कोई नैनो पार्टिकल्स है जो जा करके दवाइयों को उनके ब्लड सेल्स में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में वही कहा है कि दे कैन बी यूज एज ए कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी। सही बात है। दे कैन बी मेड इनटू द आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बात गलत है। और जैसे ही दूसरा बात गलत होता है, ये ऑप्शन चला जाता है और बचता है C ऑप्शन, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं 42 कहता है कंसीडर फॉलोइंग एक्टिविटी। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड
ऑन अ क्रॉप फील्ड। अच्छा, किसके रेफरेंस में कहा है? एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटी कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय द यूजिंग ड्रोन। यानी ड्रोन क्या क्या काम कर सकता है आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसके बेस पर। तो भैया स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन द क्रॉप, तो मैंने बताया है फॉरेन कंट्रीज में लोग हेलीकॉप्टर से जो है जहाजों से दवाइयां छिड़कते हैं। मतलब एक तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ड्रोन के जरिए दवा छिड़क सकते हैं, कर सकता है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ द एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो जो फट रहा है उसके ऊपर के डेटा को ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ड्रोन ले सकता है, ठीक है, ले सकता है, ठीक है। आजकल ड्रोन तो खाना भी पहुंचाने लगा है ना। कलेक्टिंग बीच सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल ऑफ डीएनए एनालिसिस, ये भी चीज होता है, ठीक है। कुछ जो कंट्रीज हैं उसका इस्तेमाल करती हैं कि जो ये वेल्स होते हैं, ठीक है, वेल्स के स्पाउटिंग वगैरह उल्टी उल्टी जो करती है ना, वो बहुत महंगा जाता है वेल्स का उल्टी। हाँ, तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन वगैरह करने का इस्तेमाल ये लोग मतलब कि यूज करते हैं ड्रोन का। इसमें ऑप्शन तीनों सही है, 1 2 एंड 3, ठीक है। साइंस में मोस्टली लगभग सब ठीक ही होता है, लेकिन हर बार नहीं, ठीक है। 43 कहता है कि द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट, ये करंट अफेयर से था, ठीक है, करंट अफेयर था। स्पेसक्राफ्ट flying in the formation of the shape of equilateral triangle that has a side 1 million kilometer along with laser shining between the craft. The experiment in the question referred to ये था ELISA, ELISA, ठीक है। ये फिजिक्स जब तक नहीं पड़ेगी तुझे समझ में नहीं आएगा ये क्या होता है। ग्रेविटेशनल, मैं बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था और ये बहुत न्यूज में था ELISA, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। 44 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव पेरेंट। तो भाई जेनेटिकली चेंज तो किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। उसके बाद कहता है अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रॉइक स्टेज, ठीक है, एट द अर्ली एम्ब्रॉइक स्टेज। तो बर्थ से पहले ही, क्वेश्चन है 44, हाँ, बर्थ से पहले ही, बर्थ से पहले ही अगर ये पता लगाया जा सके कि इसके अंदर कोई डिजीज है नहीं है, उस चीज को एडिट किया जा सकता है। ये भी बात सही है, टेक्नोलॉजी अभी निकल गई है, बहुत पैसा लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग चेकअप करवाते रहते हैं, कहीं जो मेरा बच्चा है उसको कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में ये होता है। इन ह्यूमन इंड्यूस्ड pluripotent stem cell can be injected into the embryo of a pig, सही बात है, इसको भी किया जा सकता है, तो तीन याद रखना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। अब न्यूमोकोकल जो था ये वैक्सीन ना 13 रोगों से लड़ता था, ठीक है, 13 रोग से एक साथ लड़ता था न्यूमोकोकल। तो ये भी उस वक्त के करंट का है, तो अभी समझ लेते हैं। दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। तो मैंने बताया 13 रोग से लड़ता है, तो इसमें 3 रोग दिया है, तो नहीं लड़ पाएगा, लड़ेगा ही। अब देख दूसरा स्टेटमेंट पर, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स that are not effective against drug resistance bacteria can be reduced, ठीक है, ये भी बात सही है। कहता है कि these vaccine have no side effect। अब दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका तुम खाओ और साइड इफेक्ट ना हो, कुछ न कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है, भले चाहे अमृत पी लो, है। तो तीसरा अगर गलत हो गया तो ये गलत, ये गलत, और एक और दो सही है, ठीक है। 46 पे चलते हैं। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी करंट से रिलेटेड था, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड था डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। उसके बाद 47 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है,
प्लांट सेल और एनिमल सेल को एकदम लास्ट में बताया भी था पूरा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। देख, प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट हैव। सही बात है, हम लोग के पास सेल वॉल नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। क्या पौधों को कोई कपड़ा पहनाने जाता है? नहीं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने क्या दिया है, सेल वॉल दिया है, ताकि तुम जैसे लोग जाके उसके ऊपर थूक दो तो बेचारे को प्रोटेक्शन रहे। ठीक है, धीरे 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 वो निकल जाएगा। जाके बकोट दो तो उसको प्रोटेक्शन रहे। ठीक है, एक लात मार दो तो उसको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, तो क्या कहा है, सेलुलोज सेल वॉल, मतलब कि प्लांट सेल जो होते हैं उनमें सेलुलोज होता है, सही बात है, और सेल वॉल भी होता है, सही बात है। और एनिमल सेल में सेलुलोज नहीं होता है और न ही सेल वॉल होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगर पहला सही है तो क्या क्या गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब बचा इतना, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल। मैंने बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि प्लांट सेल में सेलुलोज होता है और सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास होता है। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है। यानी दूसरा अगर गलत हो गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया तो ये गलत हो गया, और बच गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन 48 पे आ जाते हैं। 48 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पोल्यूशन। बेंजीन पोल्यूशन जो होता है वो मोस्टली धुआं से होता है, धुआं। ठीक है, धुआं, इसमें जो भी धुएं वाली चीज दिखेगी, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो सकता है, टोबैको स्मोक होगा, वुड बर्निंग होगा, वार्निश वुडन फर्नीचर नहीं होगा, ये जला थोड़ी रहा है, यूज प्रोडक्ट मेड फॉर पॉलीयूरेथीन नहीं होगा। तो 1 2 3 सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, 49 पे चलते हैं। इन अदर ग्लोबल फाइनेंशियल, इफ another global financial crisis happen in the near future। ठीक है, कह रहा है कि अगर भविष्य में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, which of the following actions are most likely to be given some likely to give some immunity to India। यानी कि ऐसे कौन से काम किया जाएगा जो भारत को बचाकर रखेगा उस फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस में। कहते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग ऑफ द मोर फॉरेन बैंक्स, नहीं। अब अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आया है तो तू और बैंक खोलेगी? हेलो, तो नहीं, बैंक ओपन नहीं करना, और ये गलत हो जाएगा। जैसे दूसरा गलत होगा तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, ये गलत और ये गलत। अब तीसरा क्या है, मेंटेनिंग फुल कैपेसिटी अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, मेंटेनिंग फुल कैपेसिटी अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो ये भी बात नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि पहला सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी नहीं। ठीक है, फिर आते हैं 50 पर। 50 कहता है इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन द कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। तो भैया तुम्हारे 1 लाख निकालने से, तुमने बैंक से, जैसे अपने बैंक से 1 लाख रुपए निकाला, तो क्या उसका भारत की इकोनॉमी में कोई तुरंत इफेक्ट देखने को मिलेगा कि लगेगा सरकार को, अरे बाप रे बाप 1 लाख रुपया कम हो गया। तूने इस बैंक से 1 लाख रुपया निकाला, दूसरे बैंक में किसी ने 1 लाख रुपया जमा कर दिया, तो इसका हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इट टू लीव इट अनचेंज। ठीक है, टू लीव इट अनचेंज। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको आज के लिए इतना यही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।